राष्ट्रवाद क्या है? पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। तो समान अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ जो है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास होता है। और दूसरे अर्थ में अगर हम बात करें तो यह किसी एक भौगोलिक क्षेत्र, किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की जो है वाहक बनती है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ था? यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला था उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका था? यह कक्षा 10वीं की है, इतिहास, पहला अध्याय की दूसरा क्वेश्चन है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ था? तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिकों को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबार में, सड़कों पर और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया था। राष्ट्रवाद को यूरोप के कई राजाओं में नेपोलियन के अभियान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा था। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया था, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो है खुला था। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्ता और आधिपत्य के विरुद्ध जो है यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा था। इसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं समान तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था? 1830 की जुलाई क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस पर? तो 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप ही फ्रांस में निरंकुश जो राजशाही का पहले से एक राजतंत्र था, वहाँ एक संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति से यानी 1830 की जुलाई क्रांति से फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को जो है पुनर्जीवित किया गया था तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व जो है बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण रहा? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? तो 1830 की क्रांति के बाद जो है 1830 की क्रांति के बाद 1848 की क्रांति हुई थी। तो इसमें लुई फिलिप्स फ्रांस का राजा बना था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए 1830 के क्रांति में जो लुई फिलिप्स राजा बना था फ्रांस का, वह अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का जो है अवलंबन किया। 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह कभी भी किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम था नहीं और उसके विदेश नीति में भी कोई सफलता हासिल नहीं किया था। उसके शासन में देश में जो है भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त हो गई थी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1948 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुआ और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें अनेकों लोग, वैसे कहा जाता है हजारों लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति जो अपनाया राजा, उसी के विरुद्ध में जो है 1848 ईस्वी की क्रांति प्रारंभ हो गई थी।
तो आप कह सकते हैं 1848 की क्रांति जो है वह कैसे हुआ, तो भूखमरी और बेरोजगारी में जो व्याप्त था वहाँ, उसमें सुधार लाने के लिए 22 फरवरी 1848 को कुछ वहाँ डिस्कस होता, उसी के प्रति वहाँ सुधारवादियों ने 22 जनवरी 1848 को भोज का आयोजन किया था, जिस पर राजा की रोक लगी और फिर विरोधियों ने जो है अपना क्रांति यहाँ से स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1830 और 1848 की क्रांति की सामान्य विशेषता क्या रही। 1830 में जो क्रांति हुआ और 1848 में जो क्रांति हुआ, इसकी विशेषता क्या रही। तो इसकी विशेषता रही, सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहता था। 1830 में भी निरंकुश शासन की समाप्ति चाहता था और 1848 में भी निरंकुश शासन से समाप्ति चाहता था। वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। 1830 के क्रांतिकारी और 1848 के क्रांतिकारी दोनों जो है उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे संवैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार की रक्षा इसका मुख्य जो है मुद्दा था। यह जो है चारों समानता 1830 और 1848 की क्रांति में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क के कार्य की चर्चा करें। बिस्मार्क की कार्यों की चर्चा करें। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड में देखा गया है, बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसको भी एक बार ध्यान से देखिएगा। पूरा वीडियो जो है VVI क्वेश्चन पर ही आधारित है। तो अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। तो जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह विख्यात राष्ट्रवाद और कूटनीतिज्ञ थे। विख्यात राष्ट्रवादी नेता और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया था। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे थे। 1862 में वह प्रसा के चांसलर बना। 1862 में प्रसा का चांसलर बना था। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति जो है वह बढ़ा ली, उसको सुदृढ़ किया गया। उसके पश्चात जो है उसने बिस्मार्क 1864 ईस्वी में, बिस्मार्क 1864 ईस्वी, डेनमार्क 1864 ईस्वी, ऑस्ट्रिया 1866, जिसको सेडोवा का युद्ध भी कहते हैं, उसके तहत, और फ्रांस 1870, जिसको सीडन का युद्ध से पराजित करके जर्मनी का एकीकरण किया था। तो आप देख सकते हैं इन्होंने 1862 में जो है चांसलर बना, 1864 में डेनमार्क के साथ युद्ध किया, 1866 में सेडोवा के साथ युद्ध किया और 1870 में फ्रांस के साथ युद्ध किया और उसको पराजित करके जर्मनी का एकीकरण कर लिया। तो इसलिए कहा जाता है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त की नीति क्या है। लौह एवं रक्त की नीति क्या है। तो लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन कौन किया था। यह बिस्मार्क ने ही किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मनी प्रदेश को या पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। यही था लौह एवं रक्त की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिख कौन था। मेटरनिख कौन था। मेटरनिख कौन था। यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांतिकारी संदेशों का कट्टर विरोध करता था। पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का यह समर्थक था मेटरनिख। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है।
मेटरनिख व्यवस्था उसे कहा जाता है। अपनी इस व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात हो गए थे। अगला क्वेश्चन फिर आता है मेटरनिख से कि मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग क्या है? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत कर दिया था और मेटरनिख युग की शुरुआत की थी इन्होंने। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था, राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र के विरोध में था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की जो है समाप्ति हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना जो है वह नेपोलियन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ, इस पर नजर देना है एक बार। तो 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी में औद्योगिक क्रांति या इसको औद्योगिकरण कह सकते हैं, इसकी पृष्ठभूमि यहाँ तैयार हो गई थी। कोयला और खनिज उद्योग का विकास जो है यहाँ हो गया था। रेल लाइन का प्रसार भी हुआ था। 1834 में जो है प्रसा की पहल पर जाल्वे राइन शुल्क संघ की स्थापना हो चुकी थी। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण से पहले ही इसकी आर्थिक एकीकरण हो गया था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी? इस पर डिस्कस कर लें। जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण में जो बाधा था वह था लगभग यह 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। पूरा जर्मनी में 300 से अधिक रियासतें चलती थी। इन राज्यों में जो है व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमता थी। अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, अलग अलग सोच के व्यक्ति रहते थे इन 300 छोटे बड़े राज्यों में, और इसका एकीकरण करना बहुत ही ज़्यादा टफ था। राष्ट्रवाद की भावना का सभी जगह अभाव था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था इस यहाँ, और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी जो है नीति भी यहाँ थी। इसलिए जर्मन के एकीकरण में ये सारा बाधा उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में काबूर की क्या भूमिका रही? उनका उल्लेख करें अथवा काबूर के संक्षिप्त में परिचय दें। तो काबूर को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल का जो है मंत्री एवं 1852 में जो है प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधार द्वारा सार्डिनिया की स्थिति को जो है सुधारा। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया था। पेरिस शांति सम्मेलन में कौन उठाया? काबूर। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, गेरिबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में इसकी क्या भूमिका थी? अथवा गेरिबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। तो इटली के एकीकरण में जो द्वितीय चरण वह गेरिबाल्डी के तलवार ने पूरा किया था, ऐसा कहा जाता है। यह युद्ध की नीति में विश्वास रखता था। गेरिबाल्डी युद्ध की नीति में विश्वास रखता था। उसने सशस्त्र युवक की एक टुकड़ी बनाई थी जिसको लाल कुर्ती कहते थे। क्या कहते थे? यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लाल कुर्ती क्या था? तो यह गेरिबाल्डी की सैन्य टुकड़ी थी। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार किया था और वहां गणतंत्र की स्थापना की थी।
और वह पोप के राज पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूल ने उनकी अनुमति उनको नहीं दिया था, इसलिए वह छोड़ दिया उसको। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो यह इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट, रेनन के राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यह फ्रांसीसी दार्शनिक था। अर्नस्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन ने राष्ट्रवाद की इस नई और व्यापक परिभाषा दी है राष्ट्रवाद का। इसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना की? वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना की? तो वियना कांग्रेस 1815 में फ्रांस में बूढ़े राजवंश की जो है पूर्ण स्थापना की। पहले से जो राजवंश चला आ रहा था, फिर से उसी का स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है, हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसूथ के योगदान क्या था या उसका वर्णन करें। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसूथ के योगदान का वर्णन करें। तो हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जो है वह कौन कर रहा था? वह कर रहा था कोसूथ और फ्रांसिस डिक। कोस्त लोकतांत्रिक विचार का जो है समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचार से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोसूथ ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा था। अगला है, फ्रांसीसी क्रांतियों ने सामूहिक पहचान का भाव बदलने के लिए क्या किया? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान की भाव को बदलने के लिए क्या किया? फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ होने के साथ ही क्रांतिकारी ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्द द्वारा फ्रांसीसी में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समता की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया, जो तिरंगा था। तो तिरंगा का यूज सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, फ्रांसीसी क्रांति में उससे पहले हो चुका था। भारत के तिरंगा और यहाँ के तिरंगा में सिर्फ एक फर्क है, यहाँ की तिरंगा में चक्र है और फ्रांसीसी क्रांतियों के तिरंगा में चक्र नहीं था। देशीय क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को जो है प्रोत्साहित किया गया था, जैसे भारत में हिंदी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धि है? वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धि रही? तो वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि जो थी वह था नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पूर्ण स्थापना का प्रयास किया गया था। फ्रांस और स्पेन में बूढ़े राजवंश को फिर से स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को जो है राजगद्दी सौंप दी गई और इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंप दी गई। नेपोलियन द्वारा जो है स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को जो है भंग कर दिया गया था। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। नई सत्ता को बदल दिया गया, पुरानी सत्ता को बहाल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन जो है वह है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मनी क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रिया चल रही थी। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली के एकीकरण जब चल रहा था उसी क्रांति के दौरान में जो है जर्मनी में भी एक समान प्रतिक्रिया चल रही थी। इटली के एकीकरण के एक मार्ग में जो है ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। ऑस्ट्रिया 1830 के क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए थे।
मेजनी ने इस नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया था, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया था। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया के मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून क्या था? कासवाद के आदेश को जारी किया गया, अतः दोनों देश के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या हुआ? बाधक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधार के द्वारा प्रसा की स्थिति को मजबूत किया था। इससे सैनिक शक्ति जो है काफी बढ़ गई थी, सुदृढ़ हो गई थी। प्रसा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध किया था। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? इस चीज को एक बार आप देख लें। विलियम प्रथम जो था वह प्रसा का जो है राजा था। ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। 1862 में विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना जो है चांसलर नियुक्त कर लिया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रसा के नेतृत्व में ही रक्त और तलवार की नीति से होगा। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना असंभव था। अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम का उल्लेख करें। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में क्या परिणाम रहा उसका उल्लेख करने के लिए बोलता है। तो 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया, जैसे भारत को 1947 में किया गया था। यूनान को 1932 में ही कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस पहुंचाई। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई थी। यूनानियों के इस विजय ने 1830 के क्रांतियों की प्रेरणा मिली थी। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्य में भी राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ करने की चाह जगी थी। इसलिए कहा जाता है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम का यही उल्लेख रहा था, यही उल्लेख था। यह चैप्टर में यही 24 क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको देखिए।